एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे गाइस। ये इतनी खराब परिस्थिति है कि जिसके कारण मौतों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं पूरे दुनिया भर में। गाइस एक रिपोर्ट के थ्रू बताया ये तक गया है कि जितनी मौतें मलेरिया और HIV एड्स के कारण पूरे दुनिया भर में होती है, उससे कई ज्यादा मौतें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण होती हैं। तो ये है क्या, पहले इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये टॉपिक आपको अभी के अभी समझ में आ जाएगा। गाइस हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, जब भी हमारा पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, घबराहट होती है, तो हम डॉक्टर के पास ज्यादातर नहीं जाते। हम किसके पास जाते हैं? मेडिकल वाले के पास जाते हैं। बट कुछ समझदार लोग डॉक्टर के भी पास जाते हैं। बट गलती क्या करते हैं वो मैं अब आपको समझाता हूं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े समझदार लोगों की, कि वो डॉक्टर के पास गए, राइट। अब डॉक्टर को उन्होंने बताया कि साहब चक्कर आ रहे हैं, पेट दुख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट सी लग रही है। डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक्स दे दी, कहा कि ये 3 गोली है, सुबह दोपहर शाम खाना है, राइट, और 3 दिन तक खाना है आपको ये। अब सामने वाले व्यक्ति घर लेकर आ गया ये दवाई। अब जब घर लेकर आया तो उसने इस दवाई को खाया, एक दिन खाया, ठीक हो गया, दूसरे दिन अच्छा लगने लगा, दूसरे और तीसरे दिन के डोज को इसने स्किप कर दिया, खाया नहीं। हर एक मेडिसिन जो होती है गाइस, उसका एक प्रॉपर डोज होता है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर जो वो वायरस है और वो बैक्टीरिया है, तो आप लोग ने तो पढ़ा है, आप इस बारे में जानते भी हैं कि बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लाई होते हैं, ये लगातार बढ़ते रहते हैं, है ना। इनकी जो क्षमता होती है मल्टीप्लाई होने की होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन की प्रोसेस आपको पता है कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग के अंदर इवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं, राइट, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये ह्यूमंस में भी होता है। हर एक लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो इवोल्यूशन करेगा। इवोल्यूशन मतलब कि उसमें बदलाव आएंगे, जिसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं, म्यूटेशन करेगा वो, राइट। वो एनवायरमेंट के हिसाब से जो वो अपने आप को बदलेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज करके। जैसे कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमंस रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, और जैसे जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता रहता है, जैसे जैसे समय बीतता रहता है, बढ़ता रहता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने अपने जेनेटिक्स को चेंज भी करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब समझने वाली बात यह है कि जिस वायरस को खत्म करने के लिए हम वो दवाई खा रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने जब एक डोज लिया, यानी कि पहले दिन की दवाई ली, तो उस दवाई ने उस वायरस को पूरी तरह से बॉडी से हटाया नहीं, समाप्त नहीं किया। वो वायरस आप समझने के तौर पर ये समझ सकते हो कि वो अधमरा हो गया, घायल हो गया बॉडी के अंदर, बट उसकी म्यूटेशन तो लगातार बढ़ रहा है, उसके नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। वो घायल हुआ तो उसने क्या सिखाया अपने बच्चों को? उसने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा ये केमिकल है, ये वायरस है, ये आपको घायल कर सकता है, तो आपको इस वायरस से निपटने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। तो उसने अपने बच्चों को ये सिखा दिया। अब क्या होगा कि 15 दिन के बाद फिर से हमारा सर दुखेगा, फिर से हमारा पेट दर्द होगा, क्योंकि वो वायरस तो मरा है नहीं। फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम शाणे बनेंगे, हम मेडिकल वाले भैया के पास जाएंगे, हम बोलेंगे देखो ये डॉक्टर ने ये दवाई दी थी हमें, इसका एक काम करो 2 दिन की दवाई दे दो। हम 3 दिन की नहीं ले रहे, हम सिर्फ 2 दिन की ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता है हमने क्या गलती कर दी है कि डॉक्टर ने जो डोज बताया था उस डोज को पूरा नहीं ले रहे हैं हम अपनी मर्जी से डॉक्टर बने बैठे हुए हैं। और आप तो जानती हैं कि हमारे इंडिया में हर घर में एक डॉक्टर होता ही है, राइट, या हर रिश्तेदार में एक ना एक डॉक्टर होता ही है। मैं उस डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, रिकॉग्नाइज डॉक्टर की, क्वालिफाइड डॉक्टर की, घर के डॉक्टर की। अच्छा सर दुख रहा है, चलो एक काम करो, ये ले लो, अरे ये मसाले वसाले ले लो। तो अब देखो आप, ऐसी चीजें तो होती हैं, राइट। तो प्रॉब्लम यही है, ये जो एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है ना, उसके पीछे की वजह हम ह्यूमंस हैं, हमने गलती की है। जब डॉक्टर हमें प्रॉपर डोज देते हैं, हम उस प्रॉपर डोज को नहीं लेते, और इसी के कारण ये वायरस, ये बैक्टीरिया जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये माइक्रोब जो है वो एंटी माइक्रोब्स के रेजिस्टेंट बन चुके हैं, मतलब कि अब इनको उस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस केमिकल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि उस केमिकल से इन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल और मैं आपको अच्छा देता हूं, ऑल आउट आप सभी के घर में लगा होगा, मच्छर भगाने के लिए ऑल आउट की मशीन आती है। आपने देखा है कई बार कुछ मच्छर ऑल आउट के ऊपर ही आकर बैठा रहता है, उसको कुछ नहीं होता, बिकॉज उनकी बॉडी रेजिस्ट कर गई है। अब ये इतनी खराब स्थिति है कि मैं आपको क्या बताऊं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम एक एग्जाम्पल, कि किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड लॉस हो रहा है, बुरी स्थिति हो रही है उसकी,
डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन डालेगा जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे, है ना। अब जब उसकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी तो वो इंजेक्शन काम ही नहीं करेगा उसकी बॉडी में, एंटीबायोटिक्स उसकी बॉडी में काम ही नहीं करेगी, जिसके कारण से क्या होगा, उस व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। और ये हो रहा है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, ऑफिशियल आंकड़े सामने आ चुके हैं। एचआईवी, एड्स, मलेरिया जैसी जो बीमारी है, इनके कारण होने वाली जो मृत्यु है, उससे कई ज्यादा मृत्यु जो हो रही है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्डअप हो गई होगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता कैसे। मैं एक सम अप कर देता हूं, शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जब भी कोई वायरस जो होता है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि उस वायरस के पास अब एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता आ जाती है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंटीबायोटिक्स का, तो ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो वायरस बन जाता है, या फिर आप कह सकते हो उस ह्यूमन की बॉडी बन जाती है, राइट। क्योंकि उस ह्यूमन ने अपनी बॉडी के अंदर उस वायरस को जो है वो एक प्रकार से मारने के लिए काम नहीं किया, उस वायरस को प्रोटेक्शन दे दी है एक प्रकार से, राइट। उस वायरस को ऐसा बना दिया कि वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ेगा। यार मैं अपना पर्सनल केस आपको बताता हूँ, ये हर चीज में होता है, ये कॉमन चीज है, नेचुरल चीज है, ये रेजिस्टेंस होती है ना हमारी बॉडी की, नेचुरल चीज है गाइज। मुझे HLA-B27 पॉजिटिव है, HLA-B27 पॉजिटिव, ये एंकालूजिंग स्पॉन्डिलिटिस होता है, आसान शब्दों में मुझे अर्थराइटिस है, गठिया है रीढ़ की हड्डी का। अब होता क्या था, मैं भी शाणा माना था, जैसे कि हम भैया हम लोग हैं, हम लोग अपना ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, डॉक्टर जैसा बोलता है वैसा तो हमें करना नहीं है, अरे हम भी उसी कैटेगरी में थे आज से 15-1 साल पहले। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा ये दवाई जो है वो आपको खानी है। हमने क्या किया, एक दिन कॉम्प्लीफ्लेम खा ली। अब मैंने जिस दिन कॉम्प्लीफ्लेम खाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा अरे वाह यार ये तो पेन वेन मेरा खत्म हो गया, क्योंकि बहुत पेन होता था मुझे। अब पहले मैं एक कॉम्प्लीफ्लेम खाता था लगातार, मैं रोज एक कॉम्प्लीफ्लेम खाता था, अच्छा लगता था। कुछ समय के बाद मेरी बॉडी जो होती है हुई थी वो कॉम्प्लीफ्लेम रेजिस्टेंस हो गई थी, मतलब कि इस केमिकल का मेरी बॉडी को अब थोड़े समय बाद कोई असर नहीं पड़ने लगा था। फिर मैंने दो दो कॉम्प्लीफ्लेम खाना शुरू कर दी, और फिर कुछ समय बाद दोनों कॉम्प्लीफ्लेम का असर काम करना बंद कर दिया था। फिर मैंने 3 कॉम्प्लीफ्लेम खाना शुरू करी एक दिन में, रोज थी ये मेरी प्रक्रिया, सालों तक खाई है मैंने। फिर उसके बाद एक टाइम मेरी मेरी लाइफ में ये आ गया था कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, जब भी मुझे पेन होता था तो मुझे हॉस्पिटलाइज करते थे मेरी फैमिली, और मुझे ड्रिप चढ़ती थी इंजेक्शन वाली, मतलब वो होता है ना कि इंजेक्शन लगते थे, ड्रिप चलती थी, आईवी चलता था। तो आप समझिए कि कितनी बेकार स्थिति है ये। मैं तो खुद अपना पर्सनल केस आपको बता रहा हूं कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्ट हो जाती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि डॉक्टर आपसे क्या बोलते हैं, ये दवाई लो सुबह शाम दोपहर 3 दिन तक, और उसके बाद अगर कुछ नहीं लगता तो मेरे पास आओ। क्यों बुलाते हैं डॉक्टर की इतने दिन बाद मेरे पास आओ? फिर कई बार कई केसेस में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप डॉक्टर जाते हो, सर कुछ नहीं हो रहा, वो आपकी दवाई बदल कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो उस दवाई से रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है ये हमारी बॉडी करती है, कि हमारी बॉडी रेजिस्ट हो जाती है। जैसे कि इन जनरल समझने के लिए हम लोग ये चीज समझते हैं कि वायरस रेजिस्टेंस हो गया, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी जो होती है वो उस वायरस को प्रोटेक्शन दे देती है, क्योंकि वो डाइल्यूट कर देती है पूरे के पूरे एंटीबायोटिक्स को, जिससे कि वो वायरस मर ही नहीं पाता। बट जनरली समझाने के पर्पस के लिए हम लोग समझाते हैं कि वायरस जो है वो ओवर पावर कर जाता है दवाई के ऊपर, ये समझाने के पर्पस के लिए होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप डीप डाउन द रियलिटी को खोजेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हमारी बॉडी जो है वो उस केमिकल से रेजिस्ट हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग इट। तो अब से, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मुझे आपके माइंड में जो टॉपिक बिल्डअप करना था, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये वायरस जो है वो स्ट्रांग हो गया, जिससे कि आप समझ पाए कि हाँ यार हमारी तबीयत खराब होगी क्योंकि वायरस स्ट्रांग हो रहा है। बट द मेन पॉइंट इज कि हमारी बॉडी जो है उस वो रेजिस्ट हो गई है उस पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक के कारण रेजिस्ट हो गई है, वो उसका असर ही नहीं करने दे रही हमारी बॉडी के अंदर, कि जिससे कि वो वायरस मर सके, राइट। और जनरली जहां पर भी आप इसकी थ्योरी वगैरह देखेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं, इट इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड सम पैरासाइट्स to stop an antimicrobial, that is antibiotics, antivirals and antimalarials from working against it। तो अभी डेफिनेशन में क्या मेंशन कर दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी होती है कि वो उसके ऊपर एंटी माइक्रोबियल का असर नहीं पड़ता, दैट इज ट्रू। बट असर क्यों नहीं पड़ता है, इसके पीछे का क्या कारण है वो समझाया नहीं जाता। उसके पीछे का कारण यह है कि हमारी बॉडी रेजिस्ट हो जाती है, राइट। और ऐसा कई बार आपके साथ भी होगा, कुछ कुछ दवाइयां पहले आपको असर कर जाती थी, उसके बाद शायद वो असर नहीं कर रही होंगी।
आपने भी पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा या किसी ना किसी से सुना होगा कि अरे यार पहले तो अच्छा लगता था इसको खाने के बाद अब अच्छा नहीं लग रहा। अरे और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पैग, जो लोग दरुए होते हैं वो दारू पीते हैं, जब नई नई दारू पीना सीखते हैं तो एक पैग में टुन हो जाते हैं, राइट, फिर 2 पैग, फिर 3 पैग, फिर एक एक खम्मे में टुन नहीं होते वो लोग। तो क्या हो रहा है कि उनकी बॉडी के अंदर वो हैबिट बन रही है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार इसकी तो चमड़ी जो है वो भैंस की चमड़ी है, इसको मारने से असर नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने मार खा खा कर अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। द बॉडी बिल्डर्स व्हाट दे डू, स्टार्टिंग में जब भी कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग करता है तो एकदम से ऐसा थोड़ा है कि 100 किलो का वेट एकदम उठा लेगा, वो नहीं उठा पाएगा। धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं, ये ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होती है। सेम यही फिनोमेना नेगेटिव वे में जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर भी असर करता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही बड़ा गाइस खतरा है। हालांकि हमारी एंटीबायोटिक्स ने बहुत ज्यादा जान बचाई है, बहुत लोगों की जान बचाई है, बट आज की डेट में ये इनइफेक्टिव हो गई है, राइट। इवन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसा मैंने भी आपको बताया, जो थ्योरी में मेंशन है, आपके पास जो पीडीएफ है उसमें ये पूरी चीज मेंशन है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। बट ह्यूमंस ने क्या किया है, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज किया है, और एनिमल्स में भी एंटीबायोटिक्स का मिसयूज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारणवश ह्यूमन की बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गई है, या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो गई है। भारी मात्रा में जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, गोनोरिया, ये जो है वो काफी डिफिकल्ट हो गया है इनको ट्रीट करना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का उपयोग जो किया जा रहा है वो अब लेस इफेक्टिव हो गई है। एक्चुअल में वो लेस इफेक्टिव नहीं हुई है, हम ह्यूमन ने उसका मिसयूज करके उसको लेस इफेक्टिव बना दिया है। डॉक्टर के प्रॉपर डोज को स्किप करके हमने अपनी मर्जी से ही एक डोज जो है वो क्रिएट, क्योंकि क्या होता है गाइस, हर एक मेडिसिन का एक प्रॉपर डोज होता है। उस डोज में अगर हम मेडिसिन का इंटेक नहीं करेंगे तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट, क्योंकि वो पूरी तरह से, एक तो वो मेडिसिन जो होगी वो पूरी तरह से वायरस को बॉडी के अंदर से समाप्त नहीं करेगी, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि डोज पूरा लेना जरूरी है, क्योंकि डोज पूरा नहीं लोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है, राइट। और पूरे दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स का उपयोग जो एनिमल्स में किया जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी हुई है 67% की, और होने वाली है 2010 के लेवल से 2030 तक, राइट। और ये बहुत ही बुरा मैन मेड डिजास्टर जो है वो हो जाएगा। और बताया जाता है कि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जो हमने एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया है, तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल हेल्थ, फिशरीज, एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए खतरा है, सबके लिए खतरा। और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज वगैरह जो होती हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, कार्डियक बाईपास वगैरह होता है, हार्ट बाईपास आप जानते होंगे, राइट, या एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है, तो ये सब करने में बहुत डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि इसको, इसके मतलब ट्रीटमेंट के बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स दोगे, तो वो एंटीबायोटिक्स बॉडी के अंदर असर नहीं करेगी अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो चुका होगा तो। सो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट अभी सामने आई है, द लैंसेट ने इस रिपोर्ट को जो है, यानी कि लैंसेट के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है, और ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस रिपोर्ट का नाम है। इसके अंदर 204 कंट्रीज और टेरिटरीज कवर की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इंपैक्ट पूरी दुनिया भर में क्या देखने को एट प्रेजेंट मिल रहा है। तो बताया जा रहा है कि 27 मिलियन लोगों की मौत हुई है 2019 में बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इससे होने वाली मौत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इवन HIV, एड्स और मलेरिया से ज्यादा मौतें जो हो रही है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण हो रही है। इसके अलावा 49.5 लाख डेथ के केसेस जो है वो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के तहत, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के तहत। और बट इवन ये भी बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस इटसेल्फ मे और मे नॉट हैव बीन द डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ। हो सकता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं है। क्यों डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ तो कुछ और ही होगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल की जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट। अब वो कैंसर के ट्रीटमेंट को असिस्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स उसको दिए जा रहे हैं। अब जब एंटीबायोटिक ही असर नहीं करेगी और उसकी अगर मृत्यु होगी तो यही कहेंगे ना कि कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। इसको डायरेक्ट कॉज तो माना नहीं जाता, राइट, क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट के पर्पज के उपयोग में लिया जाता है। तो दैट्स वाई ये चीज जो है वो कही गई है। और पैथोजन, कुछ पैथोजन को एनालाइज किया गया, 23 पैथोजन की स्टडी की गई, राइट। जैसे कि 6 पैथोजन की अगर हम बात करें, जैसे ई कोली, राइट, एस ऑरिरोस, के निमोनियाई,
एस निमोनिया, ए बाउमैनी, राइट, पी एरुजिनोसा। तो ऐसे कुछ हैं जिसके कारण डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 9.25 साढ़े 9 लाख लोगों की मृत्यु हुई है इन सब पैथोजेंस के कारण, क्योंकि ये सब पैथोजेंस जो है वो अ, आप कह सकते हैं ड्रग रेजिस्टेंस बन गए हैं, दवाइयों का इन पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ रहा। और एक पैथोजन जो है वो ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो दिया जाता है, और इसका नाम जो है मैथीसिलिन मैथीसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस, या फिर MRSA इसको हम लोग कहते हैं। सिर्फ इसी पैथोजन के कारण 1 लाख लोगों की मृत्यु जो है वो हुई है। वैसे आप लोग को ये सब पैथोजेंस याद रखने की सच आवश्यकता जो है वो नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, जिसकी एक अच्छी जानकारी मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, राइट।